वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों एनवायरनमेंट की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए हम लोग ने 10 लेक्चर पूरे एनवायरनमेंट के खत्म कर लिए, यानी 500 सवाल मैं आपको प्रैक्टिस करा चुका हूँ। अब आप लोग ये बताइए, ये तो मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की प्रैक्टिस थी, क्या आपको जो 500 PYQ है उसकी भी प्रैक्टिस करा दूँ? तो पहले कमेंट में यही मुझे बताइए यस, ठीक है, क्योंकि उसके बाद मैं आपको हज़ार MCQ अभी आपको कराने वाला हूँ हिस्ट्री और साइंस के, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के देखते हैं। अगर आपने नहीं देखे 500 क्वेश्चन का अभ्यास करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट बनी है तो उसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज का पहला सवाल है आपके सामने, कह रहे हैं BOD क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हम लोग पढ़ चुके हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर, इनऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, पैथोजेंस या ऑर्गेनिक मैटर। यानी जल में कार्बन पदार्थ जो होता है, जल में कार्बन पदार्थ का मापक होता है, मेज़र करता है क्या कि जल में कितना कार्बन घुला। अगर कार्बन ज़्यादा घुला होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि किसी भी पानी में अगर कार्बन ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, तो सूर्य की किरण अंदर ज़्यादा जा नहीं पाएगी, तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। अगर कार्बन ज़्यादा है तो इस पानी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, यानी पानी सफाई मांग रहा है, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर मत कर देना, ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, ठीक है। कौन सा एक प्राकृतिक स्रोत नहीं है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो बहुत ही आसान है, इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स नहीं, सॉइल वाटर एयर इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली जो है ये तो बनाते हैं ना, नेचुरल सोर्स थोड़ी है। इनमें से कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है 453 में। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी जैव निम्नीकरण वेस्ट, ओजोन डिप्लीशन, इकोसिस्टम और जैव निम्नीकरण, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान है। इकोसिस्टम का जो मेन पॉइंट है वो क्या है, सोलर एनर्जी, है ना। जब सन ही नहीं होगा तो कोई भी इकोसिस्टम सर्वाइव ही नहीं करेगा, चल ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये चीज़ होती है। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, जैसे ओजोन डिप्लीशन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन होना चाहिए था, है ना। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जैव निम्नीकरण जो घुल जाए पूरी तरह से, है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जैसे पॉलीथीन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। तो इस तरीके से चीज़ है। अगले निम्न में से कौन से जीव समूह की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी इनमें से किसकी होगी, रट लो एकदम, याद रखना, कवक या फंजाई की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी होती है, कवक या फंजाई की। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सत्य है। दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण, केवल ऊर्जा का प्रवाह, केवल खनिजों का चक्र, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, बोथ फ्लो ऑफ एनर्जी एंड साइक्लिंग ऑफ मिनरल्स, है ना। यानी दोनों ऊर्जा का प्रवाह एवं खनिजों का चक्रण। आप देखते हो ना इकोसिस्टम में क्या होता है, ऊर्जा जो होती है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे में जाती है, हमेशा नीचे से ऊपर ही जाएगी, है ना, वन ट्रॉफिक लेवल से टॉप वाले ट्रॉफिक लेवल पे। और मिनरल्स जो होंगे वो साइक्लिंग में, मतलब मिनरल जो होंगे इन्वायरमेंट से अर्थ पे आएंगे, अर्थ से वापस से इन्वायरमेंट में पहुँच जाएंगे, है ना। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित करा गया था, वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश, कलपक्कम, रवत भाटा, नरोरा या तारापुर। तो कहाँ पे स्थापना करी गई है इसकी, तो इसका सही आंसर है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। सबसे पहले इसी की स्थापना 1969 में करी गई थी महाराष्ट्र में, ठीक है। कहाँ पे करी गई थी, महाराष्ट्र में। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए नरोरा कहाँ है, रवत भाटा कहाँ है, कलपक्कम का, ये हम लोग कर चुके हैं इससे पहले वाले जो क्वेश्चन करे थे उसमें। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा क्षरण का कारक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव करना, हवा, पानी, मरुस्थलीकरण या डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब वन उन्मूलन। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण, ये सॉइल इरोजन का कारण नहीं है, ठीक है। बाकी पानी, जल, अगर आप पेड़ ही काट दोगे तो सॉइल तो इरोड होने ही लगेगी। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित किससे है, मतलब लियोपोल्ड किससे संबंधित है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स। तो लियोपोल्ड मैट्रिक्स का मतलब है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का एक मेथड है, पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि है। तो इसको आपको याद रखना है, भूलिएगा मत, एग्जाम में पूछ ले लियोपोल्ड मैट्रिक्स क्या है, तो ये क्या है, पर्यावरण अधिप्रभाव यानी इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड है। इसके बाद है भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट या इंडो गंजेटिक प्लेन। तो बहुत ही आसान है, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिनमें से एक ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है। चलिए, मोनोक्लाइमेक्स जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, द मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, एफ ई क्लीमेंट्स के द्वारा, रट लो एकदम, याद रखना। मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी दी है एफ ई क्लीमेंट्स ने। किसने दी, एफ ई क्लीमेंट्स ने। इसके बाद वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है,
हु पब्लिश ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? तो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये कौन पब्लिश करता है? ये पब्लिश करता है जर्मन वॉच। कौन करता है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स? जर्मन वॉच। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से पूरा होता है? यानी 99% जो एनर्जी है वो हाइड्रो पावर से बनती है। तो पता होगा आपको, बेहद आसान है, ये नॉर्वे है। ठीक है, कौन है? नॉर्वे है। इसके बाद है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? इन्वायरमेंट रिफर्स टू, इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ भाई? तो इन्वायरमेंट देखिए, पहली चीज़ भूमि, जल, वायु, पौधे एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। नंबर 1, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तीसरा, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतः क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है। ठीक है, तो कौन सा सही है? इसमें तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 464 देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। सतत विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ मैटर ऑफ इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज को आप ऐसे यूज़ करो जो फ्यूचर के लिए भी बचे, है ना, सबको ख़त्म मत करो। मतलब मैक्सिमम इकोनॉमिक गेन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ उठाओ, कोई बात नहीं, पर इन्वायरमेंट को जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए, पर्यावरण को। ठीक है, चलिए 465 देख लेते हैं। अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ऐड द कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन साइकिल ऑन द प्लैनेट अर्थ? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या वॉल्केनिक एक्शन? यानी श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय या ज्वालामुखी क्रिया। तो बेहद आसान प्रश्न। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, कार्बन साइकिल जो होता है, आपको पता होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट क्या करते हैं भाई? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए तो कहते हैं पेड़ों को लगाओ ताकि जो कार्बन सिंक हो, है ना। तो फोटोसिंथेसिस कार्बन को ऐड नहीं करता है, CO2 को। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? द मेन रोल ऑफ सोलर रेडिएशन, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल? तो बहुत ही आसान है, अगर सूर्य नहीं होगा तो वाटर साइकिल कैसे चलेगी भाई, है ना। सूर्य से ही तो इवापोरेशन की स्टार्टिंग होगी, ट्रांसपिरेशन होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, तभी तो बारिश होगी। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करती है? अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिपेंड ऑन हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र में या तापक्रम में? तो रेनफॉल जो है वो डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी पे, वायुमंडल में नमी पर। ठीक है, निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एयर? हीलियम, आर्गन, रेडॉन या नियॉन? इनमें से कौन हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती है? रेडॉन नहीं होती। कौन नहीं होती है? रेडॉन। ठीक है, पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? इकोलॉजी इज अ सस्टेनेबल इकोनॉमी, दिस इज द स्लोगन ऑफ विच मूवमेंट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है चिपको मूवमेंट, है ना, जो सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था उत्तराखंड में, चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है भाई? प्लांट कंजर्वेशन, टाइगर या क्रोकोडाइल कंजर्वेशन या प्लांट रिप्रोडक्शन? तो बहुत ही आसान, ये था प्लांट कंजर्वेशन, पेड़ों के संरक्षण के लिए, पादप संरक्षण के लिए। पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? ये भी बहुत फेवरेट सवाल है लोगों का, मतलब एग्जाम का, तो बहुत बार पूछा जाता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की इकाई है ग्लोबल हेक्टेयर। क्या है? ग्लोबल हेक्टेयर। इसके बाद कह रहा है मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज कॉल्ड, यानी एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम क्या? आवास या निकेत, है ना, नीच कह सकते हो, इकोलॉजिकल नीच बोला जाता है इसको। ठीक है, अब अगला प्रश्न कह रहा है द मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ पर्सन इज कॉल्ड, यानी एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो किसी भी मनुष्य के लिए जो सस्टेन करना है लाइफ को, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पारिस्थितिकी पदछाप, है ना। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी पदछाप। इसके बाद निम्नलिखित वृक्षों में से कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज नॉट इको फ्रेंडली? तो देखिए बहुत ही आसान और कई बार आपने पढ़ा होगा, यूकेलिप्टस जो है ये पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहलाते हैं, क्योंकि जहाँ इसको लगाया जाता है वहाँ का एक ग्राउंड वाटर बहुत सोख लेता है, वहाँ ग्राउंड वाटर जो होता है जल की कमी हो जाती है उस एरिया में, इसलिए इसको पारिस्थितिकी मित्र नहीं कहा जाता है। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो अगेन वही हो गया, इन्वायरमेंट हैजार्ड कौन है? यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहे दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़, है ना, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ या बिटवीन टू डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम भी कह सकते हो। जैसे लैंड और वाटर, इसके बीच में जो ट्रांजिशन जोन होगा उसको इकोटोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इकोटोन बोला जाता है।
इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है। तो इसमें देखिए सबसे स्टेबल है ओशन, क्योंकि इतना बड़ा इकोसिस्टम है ना, जल्दी चेंजमेंट इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। फिर निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है, डीप इकोलॉजी, इसका टर्म यूज़ किसने किया डीप इकोलॉजी का, तो इस टर्म का यूज़ करा अर्नेस्ट नीस ने, ठीक है, अर्नेस्ट नीस ने डीप इकोलॉजी टर्म यूज़ करा है, कौन, अर्नेस्ट नीस, ठीक है। उसके बाद कह रहे द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वॉज इनिशिएटेड बाय, पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था,